नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स का आज एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसका नाम है परमाणु यानी एटम। परमाणु क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को पहले से भी पता है, फिर भी हम यहाँ पर इसको बेसिक से शुरू करेंगे। इससे पहले वीडियो को शुरू करें तो आप चैट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है। यदि ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु किस ठीक है, जैसे कोई पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा जो कण होता है उसे हम अणु कहते हैं, और अणु के सबसे छोटे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कुछ कण पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इससे अतिरिक्त भी और छोटे कण होते हैं, बोसॉन, मेसॉन, ये सब होते हैं। लेकिन ये हम हायर क्लासेस में इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन आज के समय में ये सब बातें हमें पहले से पता हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं पता था। तो शुरुआत जब हुई इस बात की कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, कैसे होता है, प्रोटॉन कहाँ पर होता है, या प्रोटॉन की प्रकृति कैसे होती है, इन सब बातों को बेसिक से समझने के लिए हमें सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जाना होगा। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे, पहला टॉपिक हमारा होगा कि 1897 में जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की। किसकी? कैथोड किरणों की खोज की। ठीक है, और साथ में उन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ में एक ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, किसी पदार्थ में एक ऋणावेशित कण होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और साथ में उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक परमाणु सामान्यतः क्या होता है? उदासीन होता है। कोई भी पदार्थ जो होता है, कण होता है, वह सामान्यतः उदासीन होता है, अर्थात उसमें धनावेश तथा ऋणावेश धनावेशों तथा ऋणावेशों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। और इसी के साथ टॉमसन ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं कि टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? टॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होता है वह गोलाकार संरचना होती है, और इसमें धनावेश तथा द्रव्यमान जो है वह एक समान रूप से क्या होता है? वितरित होता है। अर्थात उन्होंने ये बताया कि परमाणु के अंदर धनावेश तथा द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, और परमाणु के अंदर जो ऋणावेश होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बीज धंसे होते हैं,
ठीक उसी प्रकार से परमाणु के अंदर जगह जगह पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश धंसे होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, ऋणावेश, ऋणावेश यानी जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा जे टॉमसन ने बताया। जे टॉमसन ने बताया कि जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बीज धंसे होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, परमाणु में जगह जगह पर स्थित होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, टॉमसन का परमाणु मॉडल। और उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु का जो आकार है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए इसे टॉमसन के इस मॉडल को प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें लिख लेंगे। इसे प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल कहते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम टॉमसन के परमाणु मॉडल को समझ सकते हैं। और टॉमसन का यह परमाणु मॉडल किस हद तक सही है, यानी परमाणु मॉडल, टॉमसन के परमाणु मॉडल से हम किन किन चीज़ों की व्याख्या कर सकते हैं और क्या इनमें दोष थे, इन बातों को समझेंगे। तब तक आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर हम आगे शुरू करते हैं। टॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या, यानी टॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा किन किन चीज़ों की व्याख्या हम कर सकते हैं। व्याख्या में हमारा पहला पॉइंट होगा गैसों के आयनीकरण की, यानी टॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो गैसों की आयनीकरण की व्याख्या कर सकता है। दूसरा है हमारा तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या कर सकता है। और तीसरा पॉइंट हमारा होगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या। ठीक है, तो इन चीज़ों की व्याख्या करने में टॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो सक्षम है और सफल रहा। अब टॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष क्या थे, इनको समझते हैं। टॉमसन के परमाणु मॉडल का जो दोष है, पहला दोष ये है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की व्याख्या नहीं की जा सकती। और साथ में दूसरा है हमारा अल्फा कण प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये थे टॉमसन के परमाणु मॉडल के कुछ दोष। इसके बाद हम सीखेंगे अपना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना अगला टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है वह एक प्रयोग है, और इस प्रयोग को हम कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया, एक लेड का बॉक्स रखा सामने इस तरह से, और इस लेड बॉक्स में एक अल्फा कण का स्रोत रखा जिसमें यह कण होता है बिस्मथ। ठीक है, बिस्मथ जो होता है उस जिसका परमाणु क्रमांक 83 और परमाणु भार 214 होता है। ठीक है, और जब यहाँ से अल्फा कण की बीम निकलती है, अल्फा कण यहाँ से उत्सर्जित होते हैं, तो ये इस तरह से आगे के रूप में बढ़ता है। अब यह अल्फा कण इस मार्ग में विक्षेपित ना हो, इसके लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, लेड की कुछ प्लेटें लगा दी। ठीक है, सामने रास्ते में क्या किया, लेड की कुछ प्लेटें लगा दी। यह क्या है, लेड की प्लेटें, लेड की क्या है, प्लेटें हैं, और ये हमारा क्या है, लेड का बॉक्स, लेड बॉक्स। लेड बॉक्स से क्या होगा, अल्फा कण जो होंगे वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिधर केवल छिद्र होगा वहीं से आगे के रूप में ऐसे निकलेगा, और यह क्या होगा, हमारा अल्फा कण। क्या है, अल्फा कण। और यह अल्फा कण सीधे एक बीम के रूप में, एक किरणपुंज के रूप में आगे बढ़ता है, और सामने उन्होंने क्या किया, एक ऐसा बॉक्स बनाया। ठीक है, जिसके चारों ओर ए जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे जिंक सल्फाइड का पर्दा, जिंक सल्फाइड का क्या था, पर्दा था, और इसके बीच में थोड़ा सा इसे और ऐसे कर लेंगे, और इसके बीच में उन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण की पन्नी लगा दी, स्वर्ण की क्या लगाई, पन्नी। और जब यह अल्फा कण इस स्वर्ण की पन्नी को पर टकराते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा स्वर्ण पत्र। ठीक है, स्वर्ण का मतलब क्या है, यहाँ पर सोने की पतली सी एक पन्नी रखी। ठीक है, और स्वर्ण की ही पत्ती क्यों रखी, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन में केवल सोने की ही पन्नी का प्रयोग क्यों किया। तो इसका जवाब होगा क्योंकि सोने की जो पन्नी होती है वह अधिक से अधिक पतली बनाई जा सकती है, इसलिए रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का ही इस्तेमाल किया। जब यह अधिक से अधिक पतला होगा तो अल्फा कण इसे आसानी से पार कर सकेगा। तो अधिकतर जो कण थे वो यहाँ से इस तरह से पार कर गए। ठीक है, और ये बात पता कैसे चला, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक ऐसा संसूचक सूक्ष्मदर्शी लगाया। ठीक है, संसूचक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया, और यह संसूचक जो सूक्ष्मदर्शी है वह इस जिंक सल्फाइड के पर्दे पर इधर उधर ऐसे घुमाया जा रहा था। ठीक है, इस तरह से क्या किया, घुमाया जा रहा था। ठीक है, और फिर इसके बाद ऑब्जर्व किया गया, यानी कुछ प्रेक्षण किए गए, जिसमें रदरफोर्ड ने अपने प्रेक्षणों को देखा और बताया। ये प्रेक्षण क्या थे, पहला प्रेक्षण था कि
अधिकांश कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। और दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि बहुत कम कण ऐसे थे जो वापस आ रहे थे, इस स्वर्ण की पन्नी से पहले परावर्तित हो रहे थे, वापस आ रहे थे। ठीक है, लगभग वो क्या थे, 8000 में से कहीं एक कण, ठीक है, एक कण ऐसा था जो क्या हो रहा था, वापस आ रहा था। ठीक है, टकरा कर क्या हो रहा था, इधर की ओर वापस आ रहा था। ये क्या था, लगभग 8000 में से कहीं केवल एक कण ऐसा होता था कि वह इधर की ओर आता था, बाकी सभी कण क्या होते थे, इधर की ओर निकल जाया करते थे। ठीक है, इसके बाद कुछ और बातें उन्होंने ऑब्जर्व की। ये हमारा आगे का जो तीसरा टॉपिक होगा ये है किसी भी अल्फा कण का प्रकीर्णन एक अंश से कम नहीं था। ठीक है, किसी भी कण का जो प्रकीर्णन था वो एक अंश से कम नहीं था, अर्थात वो ऐसे एक अंश से ज़्यादा ही था, मतलब सीधे नहीं गया। ये अधिकतर कण क्या थे, ऐसे इस जगह से विक्षेपित हो जाया करते थे, प्रकीर्णित हो जाया करते थे, और कम से कम उनका जो विक्षेपण था वो 1 डिग्री से ज़्यादा ही था। जो 90 डिग्री से ज़्यादा थे, यहाँ पर इस तरह से अगर बनाया जाए तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री से जो ज़्यादा कोण बना रहे थे उनमें जो कणों की संख्या थी वो बहुत ही कम थी, अर्थात हम कह सकते हैं लगभग 8000 में से एक कहीं था। तो यह उन्होंने क्या किया, प्रेक्षण किया और उससे और कुछ निष्कर्ष निकाले। ठीक है, निष्कर्ष को हम आगे बताएंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। प्रेक्षण के बाद हम बात करेंगे निष्कर्ष की। तो क्या क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने, ये हम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष के लिए यहाँ पर अब हमको देखना होगा कि केवल एक परमाणु जब होगा, जब एक परमाणु पर यहाँ से अल्फा कण पहुँचे, जैसे अभी अभी हमने बताया कि जो सोने की पन्नी थी वो इस तरह से थी और इस पर जब बमबारी हो रही थी तो इस तरह से हो रहा था, लेकिन अब इसमें परमाणुओं की संख्या असंख्य थी ना, तो हम एक परमाणु पर अगर ऑब्जर्वेशन करें तो क्या होगा, जब एक परमाणु की बात करेंगे तो किसी एक परमाणु पर जब ये अल्फा कण गए तो इसमें क्या क्या परिवर्तन देखा गया, इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, जो कण, कुछ कण ऐसे थे जो बिना विचलित हुए इस तरह से सीधे निकल गए। ठीक है, इस तरह से क्या थे, सीधे निकल गए, लेकिन कुछ कण जो ऐसे जा रहे थे वो ऐसे विक्षेपित हो गए। ठीक है, अपनी इस दिशा से। फिर कुछ कण इस तरह से ऐसे विक्षेपित हुए, कुछ और थे इस तरह से विक्षेपित हुए। ठीक है, कुछ और इस तरह से विक्षेपित हुए। जो कण सीधे बीच में गया वो क्या था, वापस अपनी दिशा में वापस लौट आया। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष नंबर 1 होगा कि परमाणु का जो अधिकतम भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। अधिकांश भाग खोखला होता है, अधिकांश भाग खोखला होता है। और साथ में इन्होंने बताया कि परमाणु का जो आकार होता है
वो थॉमसन की तरह 10⁻⁻10 मीटर ही बताया। और फिर इन्होंने और भी कुछ बातें बताई कि परमाणु के बीच एक धनावेशित भाग होता है जिसे अल्फा कण पार नहीं कर पाता है। अब ये कैसे पता लगाया? क्योंकि जो अल्फा कण है वो ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर ये वापस आ रहा है इसका अर्थ है कि यहाँ पर कोई धनावेश होगा जो इसे क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि परमाणु के मध्य में एक कठोर धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। अर्थात नाभिक की खोज का जो श्रेय है वो रदरफोर्ड को ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रेक्षण को और निष्कर्ष को समझ सकते हैं। अब रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो रदरफोर्ड का क्या परमाणु मॉडल है इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम वो बात करते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का क्या परमाणु मॉडल है इसे समझना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और साथ में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या और दोष की भी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है उसके केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया समस्त द्रव्यमान केंद्र पर होता है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बताया कि केंद्रीय भाग सूक्ष्म होता है। केंद्रीय भाग सूक्ष्म होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, और तीसरी बात उन्होंने बताई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो तीसरा बात उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक का चक्कर ठीक उसी प्रकार लगाता है जैसे कि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और चौथी बात उन्होंने बताई, आप ये ग्रह न समझिएगा, कहने का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर ठीक उसी प्रकार से गति करता है जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी में कि इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं में गति करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो थी रदरफोर्ड का
परमाणु मॉडल। ठीक है, अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष समझेंगे। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। तो दोष क्या है? पहला दोष ये है कि रदरफोर्ड परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होते हैं वो सतत होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो सतत ना होकर रेखीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? रेखीय। स्पेक्ट्रम सतत ना होकर रेखीय होते हैं। क्या होते हैं? रेखीय होते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये बताया है कि जो इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया, इसके अनुसार जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है वो सतत होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है, रेखीय होता है, अर्थात यह थोड़ा सा अंतराल के रूप में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को भी समझ सकते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थीं। ठीक है, जिन्हें दूर करने के लिए आगे की कुछ और साइंटिस्टों ने इसमें खोज किया, और इसमें एक सबसे अच्छे साइंटिस्ट का नाम होगा नील्स बोर। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब इसके बाद समझेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझते हैं। चलिए, नोट कर लिया। इसके बाद हम सीखेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है? देखिए, नील्स बोर एक तरह से हम कह सकते हैं रदरफोर्ड के चेले थे। ठीक है, स्टूडेंट मान सकते हैं। नील्स बोर ने क्या किया? रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में 1912 में कई महीनों तक अध्ययन किया और 1913 में अपना एक नया परमाणु मॉडल दिया। 1912 में कई महीनों तक इन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में अध्ययन किया और उससे असंतुष्ट होकर 1913 में अपना एक परमाणु मॉडल दिया। 1913 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस परमाणु मॉडल के अनुसार, या हम कह सकते हैं यहाँ पर इनके अनुसार भी जो समस्त धनावेश और द्रव्यमान होते हैं वो नाभिक पर स्थित होते हैं, अर्थात उसके परमाणु के केंद्र पर होते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं समस्त द्रव्यमान व धनावेश नाभिक पर होता है। समस्त द्रव्यमान और नाभिक पर स्थित होता है। ठीक है, और साथ में ये भी समझना है हमें कि जब नाभिक के चारों ओर
इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगा रहा होता है, वो सभी संभव त्रिज्याओं में क्या करता है, चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है। और निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, दूसरी बात उन्होंने बताई कि ये आखिर अस्थाई कक्षा क्या होती है। ठीक है, अस्थाई कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और अस्थाई कक्षा में चक्कर लगाते समय कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे अस्थाई कक्षाएं, अस्थाई कक्षाएं, अस्थाई कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं, या हम ये कह सकते हैं अस्थाई कक्षाएं इलेक्ट्रॉन, अस्थाई कक्षाएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का h/2π, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अब जहाँ पर क्या है, h प्लांक कांस्टेंट है, अर्थात कोणीय संवेग को हम L से प्रदर्शित करते हैं। L बराबर क्या हो जाएगा, NH/2π, जहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या है। ठीक है, जहाँ यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 यानी कक्षाओं की क्या है, संख्या है। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें अपना अगला टॉपिक समझेंगे। ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे समझना बेहद ज़रूरी है। इसमें उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थाई कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो फोटॉन के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, यहाँ पर एक निम्न ऊर्जा स्तर हम E1 मान रहे हैं और ये क्या मान रहे हैं, E2। ठीक है, जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जन करता है, क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और यह ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वह उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर होता है। E2 माइनस E1 बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू के बराबर होगा। और किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के जाने में जो समय लगता है वो 10⁻⁻8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इस तरह से हमने परमाणु के चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ भाई, शेयर भी करके जाना। बाय बाय।